हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विशाल लेक्चरर। माई सेल्फ विशाल कुमार मौर्य। आज बच्चों मैं आप लोगों को क्लास 10th का विज्ञान का जो खंड खा है बायोलॉजी, ठीक है, उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं। यानी जो जीव होते हैं बच्चों, चाहे वो पेड़ पौधे हों या फिर जो है जंतु हों, उनमें जो जनन की क्रिया होती है वो किस प्रकार की होती है। तो हम इस चैप्टर से हम लोग जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय लघु उत्तरीय तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं सब कुछ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। और बच्चों ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है कि इससे बच्चों आपके बहुविकल्पीय लघु उत्तरीय तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आने एकदम निश्चित हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो कम से कम 15 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर इस चैप्टर से आएगा। तो इस चैप्टर की जो है इंपॉर्टेंस की को देखते हुए हम लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके सारे प्रश्नों को पढ़ते हैं और सारे टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो बच्चों आपके अध्याय का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोगों को पता है कि 20 नंबर का बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाता है। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों को जो इंपॉर्टेंट है सब देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है डीएनए, ठीक है, यानी जो आपका डीएनए होता है कि दोनों तंतु, ठीक हो, को आपस में जोड़ते हैं। यानी डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं, यानी वह किस प्रकार के बंध से जुड़े होते हैं। हाइड्रोजन बंध, आयनिक बंध, पेप्टाइड बंध या फिर सहसंयोजी बंध। तो बच्चों जो डीएनए के तंतु होते हैं दोनों हाइड्रोजन बंध से बंधे होते हैं, यानी आपका ऑप्शन का सही है और इस पे टिक करेंगे, ठीक है। दूसरा प्रश्न आपका है मुकुलन यानी बडिंग, ठीक है। मुकुलन द्वारा अलिंगी जनन निम्नलिखित में से किसमें होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि मुकुलन जो है इनमें से किसमें होता है। कबूतर, तिलचट्टा, केंचुआ या फिर हाइड्रा। तो बच्चों जो मुकुलन की प्रक्रिया होती है, ठीक है, वो हाइड्रा में होती है। यानी इसके किसी भी अंग को काट दो तो फिर जो है एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। किसी भी अंग को काट दो, चाहे जितने टुकड़े कर दो, तो हाइड्रा आपका करेक्ट ऑप्शन है और इस पे हम टिक करेंगे। तीसरा प्रश्न है बच्चों आपका अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है अमीबा में, ईस्ट में, ठीक है, प्लेजोमेडियम में या फिर लेस्मानिया में। तो यहाँ देखो बेटा अलैंगिक जनन है, लैंगिक नहीं अलैंगिक जनन। तो अमीबा, ईस्ट, प्लेज्मोडियम और लेस्मानिया दिया है, तो बच्चों ईस्ट में भी मुकुलन होता है, यानी आपका ऑप्शन बी करेक्ट है और इस पे भी टिक कर सकते हैं, ठीक है, टिक करेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। द्विव निषेचन विशेष लक्षण है, यानी जो द्विव निषेचन की क्रिया होती है, ठीक है, जिसको त्रिक संलयन भी कहते हैं, वो विशेष लक्षण किसका है। जंतुओं का, आवृत्त बीजी पादप का, अनावृत्त बीजी पादप का या फिर शैवाल का। तो बच्चों द्विव निषेचन की क्रिया आवृत्त बीजी पादप में होती है, यानी आपका बी ऑप्शन करेक्ट है और इस पे हम लोग टिक करेंगे। और यही ठीक है, बोर्ड एग्जाम में जो भी सही ऑप्शन है उसी को हम OMR शीट पे फिल करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। पुंकेसर, वर्तिका, अंडाशय या फिर बीजांड। तो बच्चों निषेचन क्रिया होने के बाद जो अंडाशय है यही फल का रूप लेता है, यही फल में परिवर्तित होता है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट है और हम लोग इस पे टिक करेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 है निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। यानी जो मानव में मादा जनन तंत्र है वो भाग नहीं है। अंडाशय यानी ओवरी ये भी है बच्चों, गर्भाशय यानी यूट्रस ये भी है, डिंब वाहिनी यानी जिसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं ये यूट्रस से अंडाशय तक जुड़ी होती है तो ये भी है। शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका बच्चों मादा का नहीं, ये नर का है, नर का जनन तंत्र जो शुक्राणुओं को ले जाती है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है कि ये मादा का जो है जनन तंत्र का भाग नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, पुष्प के नर भाग को कहते हैं, यानी जो पुष्प होता है फूल उसका जो नर भाग होता है उसको क्या कहते हैं। पुमंग, जायांग, बीजांड या फिर अंडाशय। तो बच्चों पुष्प के नर भाग को पुमंग कहते हैं, यानी आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। यहाँ मैंने का लिख दिया है, अगर ए आएगा तो ए, का आएगा तो का, ठीक है, ये करेक्ट है, इस पर टिक करेंगे। प्रश्न नंबर 8 है मुकुलन पाया जाता है, अभी मैंने पढ़ाया है, ठीक है, मुकुलन किस में पाया जाता है। प्लेनेरिया, हाइड्रा में, लेस्मानिया में या इनमें से सभी। तो बच्चों हाइड्रा में पाया जाता है, ठीक है, हाइड्रा में मुकुलन की क्रिया होती है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट है और हम लोग इस पे टिक करेंगे, ठीक है। तो ये बच्चों 8 बहुविकल्पीय प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, तो इनको अच्छे से तैयार कर लो, क्लियर। चलो अब हम देखते हैं जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो सबसे पहला बच्चों लघुत्तरीय प्रश्न है, कायिक जनन किसे कहते हैं? तने द्वारा इस विधि का एक उदाहरण दीजिए। तो बेटा जो कायिक जनन होता है इसको अलैंगिक जनन भी कहते हैं। तो प्रश्न में अगर कायिक जनन पूछे या फिर अलैंगिक जनन पूछे तो आप एक ही आंसर लिखना। तो देखिए, पौधे के किसी भी कायिक भाग से नए पौधे का निर्माण कायिक जनन कहलाता है। जैसे मान लो पौधे का कोई सा भाग है, अगर हम उसको मिट्टी में दबा देते हैं या फिर कुछ पौधे ऐसे होते हैं ना कि उनको काट के हम मिट्टी में डाल देते हैं तो उसमें जड़ें स्वतः फूट निकल आती हैं। तो इस इस क्रिया को जो है कायिक जनन ही कहते हैं। ठीक है, ये अलैंगिक जनन या फिर कायिक जनन कहते हैं। जैसे गुलाब है, गन्ना है, गन्ने के भी देखो तने के किसी भी टुकड़े को काट के मिट्टी में दबा दो, देखो नया पौधा निकल आएगा। गुलाब का है पौधा, उसके किसी भी भाग को अगर काट के मिट्टी में दबा दो तो नया जो है एक पौधा निकल आएगा। तो यही कायिक जनन कहलाता है। ठीक है, पौधों में कायिक जनन अलैंगिक जनन की दो विधियां हैं। ठीक है, पौधों में जो कायिक जनन होता है बेटा यानी अलैंगिक जनन, उसकी दो विधियां हैं। सबसे पहला है कलम लगाना यानी कटिंग। ठीक है, कलम लगाना, कटिंग जिसको कहते हैं। इस विधि में तने के कलिका युक्त यानी तना का ऐसा भाग जिसमें कली, ठीक है, कली ऑलरेडी लगी हो, ठीक है, कलिका युक्त छोटे छोटे टुकड़े काट दिए जाते हैं। इन टुकड़ों को कलम या फिर ठीक है कटिंग कहते हैं। जैसे मान लो बेटा गुलाब का पौधा है ना, उसका एक डाल लेंगे, ठीक है, एक ब्रांच का डाल लेंगे, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे और मिट्टी में एक सिरे में से उसको दबा देंगे और उसमें कुछ दिन बाद जड़ें निकल आएंगी और नया पौधा निकल आएगा। तो ये कटिंग हो गया। दूसरा होता है दाब लगाना। दाब लगाने के लिए हम पौधे को काटते नहीं है बेटा, इसमें क्या करते हैं, कुछ पौधों में हम पौधे की किसी शाखा को झुकाकर, इसमें काटते नहीं, पहले शाखा को झुका लेंगे और उसको जो है नम मिट्टी में दबा देंगे, उसी मिट्टी में दबा देते हैं। कुछ समय बाद इससे जड़ें निकल आती हैं। जब हम पौधे की जो है किसी भाग को मिट्टी में दबाएंगे तो उसमें कुछ समय बाद जड़ें निकल आती हैं और उसके बाद नई पौध बन जाती है। और जब जड़ें निकल आएंगी बेटा तो नई पौध बन जाएगी। अब क्या करेंगे, जब नई पौध बनेगी तो नई पौध को इसके पैतृक पौधे से काट कर अलग कर दिया जाता है। जब नई पौधा निकल आएगा ना तो उसका जो टहनी जिसको हम दबाते हैं उसको फिर काट देंगे, ठीक है, और नए पौध का निर्माण हो जाएगा इस तरीके से। तो ये दाब लगाना और कटिंग, ये दो जो है कायिक जनन के विशेष लक्षण हैं। चलिए दूसरा प्रश्न है, पुनरुद्भवन क्या है? ठीक है, यानी पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन इसको कह सकते हैं। पुनरुद्भवन का क्या तात्पर्य है, उदाहरण से समझाइए। तो पुनरुद्भवन को बेटा रीजनरेशन कहते हैं। देखो, स्पंज, हाइड्रा आदि जीवों को दो या दो से अधिक भागों में काटने पर प्रत्येक भाग अपनी कमियों को पूरा करके एक पूर्ण जीव बना लेता है। देखो बेटा, हाइड्रा है या फिर स्पंज, अगर हम इसको दो या दो से अधिक भागों में काट देंगे तो जितना हम काटेंगे, ठीक है, एक प्रकार से कहते हैं ना कि अमर है, तो क्या करते हैं, हाइड्रा जो है प्रत्येक भाग अपना एक नए जीव का पूर्ण जीव बना लेता है। इस प्रकार केंचुआ, सितारा मछली आदि भी शरीर का अधिकांश भाग दोबारा बना लेते हैं। पुनरुद्भवन के गुण के कारण हाइड्रा की एक से अधिक जातियों के कटे हुए शरीर आपस में जोड़े जा सकते हैं। इस क्रिया को रोपण या फिर ग्राफ्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये है पुनरुद्भवन। ये सारे के सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, सो प्लीज रीड दीज क्वेश्चंस वेरी सिंसियरली एंड वेरी केयरफुली। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, स्वपरागण तथा पर परागण में विभेद कीजिए। ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, स्वपरागण पूछ सकता है या केवल पर परागण या फिर दोनों पूछ सकता है। तो अगर आप ये क्वेश्चन याद कर लेते हो तो बच्चों इस प्रकार से आपका 3 क्वेश्चन समझ लीजिए कवर हो जाएगा। ठीक है, तो स्वपरागण क्या है? देखो, स्वपरागण के लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है और पर परागण के लिए पुष्प द्विलिंगी अथवा एकलिंगी भी हो सकते हैं। क्लियर? फिर स्वपरागण में नर व मादा, पुमंग व जायांग एक साथ परिपक्व होने आवश्यक है, यानी दोनों का एक साथ परिपक्व होना, मैच्योर होना आवश्यक है। जबकि पर परागण में अधिकतर अवस्थाओं में नर तथा मादा भाग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। क्लियर? तीसरा है, स्वपरागण में पुंकेसर व स्त्री केसर पुष्प में इस प्रकार स्थित होते हैं कि परागकण आसानी से वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, अनेक बार पुंकेसर और जायांग भाग प्रायः इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि परागकण वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच सकते पर परागण में। चलिए चौथा है, कुछ पौधों में पुष्प बंद ही रहते हैं, कभी खुलते नहीं। जो पुष्प निकलता है बच्चों स्वपरागण में वो हमेशा बंद ही रहता है, कभी नहीं खुलता। जैसे मटर, मटर को आप देखेंगे जब उसकी कली निकल आती है, दाने लग जाते हैं, फिर भी उसका फूल जो है उसके जो है मटर के जो
वो होते हैं ना दाने, उसकी जो छीमी होती है उसमें लगा रहता है और वो खुलता नहीं है। लेकिन सभी पुष्प पर परागण में क्या होता है, सभी पुष्प खुलते हैं और अपने जननांगों को अनावृत करते हैं। अनावृत का मतलब बच्चों जिसको कहते हैं ना एकदम से खोल देना, कोई चीज़ ढकना नहीं। जैसे गुलाब के फूल को अभी आप ध्यान से देखोगे ना, तो जब वो आसानी से खिलता है तो वो पूरी तरीके से खिल जाता है और उसके जो जननांग है छोटे छोटे, देखो ये रोएं जैसे छोटे छोटे जो है उसमें निकल आते हैं। या फिर गेंदा का फूल देखो बीच में, ठीक है। इस प्रकार से ये सब क्या है, ये अपने आप को, अपने जननांगों को अनावृत कर लेते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 4 है पौधों तथा जंतुओं के अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में अंतर बताइए। पौधों में बच्चों अलैंगिक जनन होता है जबकि जंतुओं में लैंगिक जनन होता है, ये आप लोग जानते हो बहुत अच्छे से। तो अब अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर क्या है, तो सबसे पहली चीज समझो, अलैंगिक जनन एक ही जनक द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है। बेटा इसमें जो है नर मादा की आवश्यकता नहीं है, तो एक ही जनक, ठीक है, एक ही फादर होगा या फिर मदर जिसको कह लीजिए, उससे उसकी संतान उत्पत्ति होगी। जैसे पौधे होते हैं ना, पौधों में केवल एक ही पौधे में अपने आप उसमें जो है नर और मादा दोनों भाग पाए जाते हैं और संतान की उत्पत्ति होती है। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है, संतान की उत्पत्ति के लिए प्रायः दो जनकों का होना आवश्यक है, नर और मादा, ठीक है। अलैंगिक जनन में युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती, अतः सभी विभाजन समसूत्री विभाजन होते हैं। और लैंगिक जनन में युग्मकों के निर्माण के लिए अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। 3 नंबर क्या है, अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है, यानी इनमें निषेचन नहीं होता है। और लैंगिक जनन में बेटा युग्मकों का संलयन, जिसे प्रायः निषेचन कहते हैं, यानी जो युग्मक होते हैं ना उनका संलयन होता है, जिसे निषेचन क्रिया कहते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, अलैंगिक जनन में नए जीव पूर्णतः जनक के समान गुणों वाले होते हैं। यानी जैसे पौधा है बेटा, तो उनका जो भाग होगा और वो निर्माण होगा तो पूरी तरीके से जो जनक होता है ना जो जनक होता है उसके समान गुण होंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, संतत यानी जो संतान होती है ना उसके लक्षणों में परिवर्तन पाया जाता है, उसमें दोनों जनकों के गुण पाए जाते हैं, यानी नर और मादा दोनों जो जनक होते हैं उनके गुण पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये है दोनों में डिफरेंस, दोनों में अंतर, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा प्रश्न आपका है लघु उत्तरीय से, निषेचन क्या है। निषेचन क्या है, बाह्य एवं आंतरिक निषेचन में अंतर बताइए, ठीक है। तो निषेचन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर देखते हैं बच्चों, युग्मकों, ठीक है, युग्मक एक नर व एक मादा के संलयन को निषेचन कहते हैं, ठीक है। एक नर और एक मादा के जो संलयन होता है उसी को निषेचन कहते हैं। जब निषेचन मादा जंतु के शरीर के बाहर होता है तो इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। इसके विपरीत यदि निषेचन मादा जंतु, ठीक है, जंतु शरीर के अंदर होता है तो इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। तो बेटा इसमें दो युग्मक की आवश्यकता होती है, युग्मक, ठीक है, युग्म का मतलब जोड़ा, एक नर और एक मादा, ठीक है। तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन। प्रश्न नंबर 6 है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मैं आप लोगों को HW दे रहा हूँ, बट ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको तैयार कर लेना। ये बोर्ड एग्जाम में आपको हर हाल में मिलना ही मिलना है 2024 में। गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियाँ कौन सी हैं, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है अस्थायी गर्भ निरोधन के उपायों को लिखिए, ठीक है। तो ये बच्चों आप लोग ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये करके या जो है आप मुझे जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। जब भी आप सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे तो आपको वहाँ व्हाट्सअप की लिंक मिलेगी, आप वहाँ से ज्वाइन करके मुझे इसके आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं आप लोग अच्छे से लिख पाते हो तो मैं इसका आंसर आपको राइट करके वहाँ प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं आपका अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय से। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम 2024 में श्योर है आना ही आना। तो प्रश्न क्या है, निषेचन किसे कहते हैं, ठीक है। निषेचन किसे कहते हैं, द्विव निषेचन एवं द्विव निषेचनोपरांत पुष्प में होने वाले परिवर्तनों को समझाइए। सबसे पहले चीज तो निषेचन समझाना है, उसके बाद द्विव निषेचन क्रिया क्या है, और द्विव निषेचन होने के बाद उस पुष्प में यानी उस फूल में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं निषेचन। देखो बेटा, निषेचन नर तथा मादा केंद्रकों का संलयन निषेचन कहलाता है। जब नर और मादा के केंद्रक की जो संलयन क्रिया होती है तो उसी को क्या कहते हैं, निषेचन। वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा से परागण के समय एक तरल पदार्थ स्रावित होता है,
इन तरल पदार्थों का अवशोषण करके परागकण फूल हो जाते हैं, ठीक है, फूल जाते हैं, क्या जाते हैं, फूल जाते हैं। जब जो है वर्तिकाग्र से क्या होता है, एक तरल पदार्थ निकलता है, लिक्विड, और इन तरल पदार्थों से जो परागकण होते हैं क्या होते हैं, फूल जाते हैं, यानी वो स्टफ हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप जनन छिद्रों से पराग नलिका बाहर निकल आती है। जब ये बेटा फूलता है तो जो जनन छिद्र होते हैं वहां से पराग नलिका अब बाहर निकल आती है तथा वृद्धि करके रसायन, ठीक है, रसायनोवर्तन द्वारा वर्तिकाग्र एवं वर्तिका से होती हुई युग्मकों समेत अंडाशय में स्थित बीजांड में प्रवेश कर नर युग्मकों को मुक्त कर देती है, ठीक है। तो ये सारी क्रिया होती है। एक नर युग्मक अंड कोशिका में संयलित होकर द्विगुणित युग्मक यानी जाइगोट का निर्माण करता है। कौन करता है, एक नर युग्मक अंड कोशिका में जब वो संयलित होगा, निषेचन करेगा, तो द्विगुणित यानी जाइगोट का निर्माण करेगा। तत्पश्चात यह द्विगुणित युग्मनज वृद्धि और विभाजन के फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण करता है। तो ये तो हो गई निषेचन क्रिया। अब द्विव निषेचन या फिर त्रिक संलयन क्या है, तो देखो बच्चों, पुष्पों, ठीक है, पुष्पी पादपों में निषेचन के दौरान पराग कण और पराग नलिका बीजांड में प्रवेश कर दो नर युग्मकों को मुक्त कर देती हैं, ठीक है। कितने, दो, ध्यान रखना, दो नर युग्मक को मुक्त करती हैं। एक नर युग्मक अंड कोशिका से संयलित होकर युग्मनज बनाता है जिससे भ्रूण का विकास होता है। इसे सत्य निषेचन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सत्य निषेचन भी कहते हैं। अब दूसरा, दो नर युग्मक रिलीज हुए थे ना, तो दूसरा जो नर युग्मक होता है वो द्वितीय केंद्र यानी 2n बनाता है, ठीक है, जो त्रिगुणित भ्रूणपोष बनता है। इस प्रक्रिया को त्रिक संलयन कहते हैं। यहाँ निषेचन की प्रक्रिया दो बार सत्य तथा त्रिक संलयन होती है, अतः इसे ही द्विव निषेचन कहा जाता है। तो बच्चों, जो एक क्रिया दो बार होती है ना निषेचन की, ठीक है, एक सत्य वाला और एक त्रिक संलयन वाला, इसीलिए इसको द्विव निषेचन कहते हैं। अब मान लो किसी पुष्प में निषेचन हो गया, तो उस निषेचन के बाद उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है, अब उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो निषेचन के बाद बच्चों जो होने वाले परिवर्तन हैं वो ये है, जो बाह्य दल होता है ये प्रायः मुरझाकर गिर जाते हैं। पौधों में जो बाह्य दल होता है पुष्पों में, वो मुरझाकर गिर जाते हैं। दल, पुंकेसर, वर्तिकाग्र, वर्तिका भी मुरझाकर गिर जाते हैं, ठीक है, तो ये भी गिर जाते हैं। तीसरा, अंडाशय व अंडाशय भित्ति। तो अंडाशय फल में तथा अंडाशय भित्ति फल भित्ति में बदल जाता है। अंडाशय किस में बदलता है, फल में। ये देखो अभी आपका ऑप्शनल में आया था MCQ में। तो फल में कौन परिवर्तित होता है, अंडाशय, और अंडाशय भित्ति फल भित्ति में बदल जाती है। और बीजांड, ये बीज का निर्माण करते हैं। जब आप फल को तोड़ेंगे, फूल के बाद जो फल निकलता है, तो देखो उसमें बीज होता है ना, तो ये बीजांड ही बीज का निर्माण करते हैं। तो बच्चों, ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लो। और इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं मैंने सबको पढ़ा दिया, इसको प्लीज़ आप तैयार कर लो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 15 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से रखा है, ठीक है। इस चैप्टर में एक और क्वेश्चन है, ठीक है, पुरुष के जननांग का सचित्र वर्णन करना तथा उनके बारे में लिखना। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। अगर नहीं तैयार कर पाते हो तो मेरा व्हाट्सअप जो है ज्वाइन करो, चैनल पे जाके वहाँ से मुझे मैसेज करो, मैं आप लोगों को सारा PDF, सारे क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो बच्चों, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आपको ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।